स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास और समाज के एक ऐसे स्तंभ पर गहराई से बात करने वाली हैं जिनका प्रभाव आज भी बहुत गहरा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और खास तौर पर भारतीय महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण में उनके योगदान पर। जी हाँ। हमारे पास अम्बेडकर्स लेगेसी एम्पावरिंग इंडियन वुमेन नाम के लेख से कुछ अहम अंश है, और बाबा साहेब का वो कथन तो बहुत मशहूर है कि किसी समाज की प्रगति का पैमाना वहाँ की महिलाओं की उन्नति है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि उन्होंने इस विचार को जमीन पर उतारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक, हर मोर्चे पर। बिल्कुल, चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना ना बहुत जरूरी है कि बाबा साहेब का नजरिया सिर्फ कुछ कानून बनाने तक ही नहीं था। उन्होंने महिलाओं को समाज में बराबरी दिलाने के लिए एक होलिस्टिक, एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया था। अच्छा। उनके प्रयास बहुत दूर तक सोचने वाले थे। उन्होंने समस्या की जड़ पर चोट करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसी समग्र दृष्टिकोण को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत शायद उनके सबसे चर्चित और क्रांतिकारी कदम से करते हैं, हिंदू कोड बिल। स्रोत भी इसे अक्सर उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में गिनता है। ये था क्या असल में, और क्यों इतना बड़ा माना जाता है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जब बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने तो उन्होंने हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया और उसे संसद में पेश किया। इसका जो मूल मकसद था वो था सदियों से चले आ रहे हिंदू पर्सनल लॉज में सुधार करना, क्योंकि वो महिलाओं के प्रति काफी भेदभाव भरे थे, उन्हें पुरुषों जैसे अधिकार नहीं देते थे। अच्छा। तो ये सिर्फ एक कानून बदलने की बात नहीं थी, ये एक तरह से हिंदू समाज की जो पूरी संरचना थी ना, उस पर एक गहरा सवाल था। और महिलाओं के लिए इसमें क्या खास था? स्रोत कुछ मुख्य बातों का जिक्र करता है। हाँ, कई ऐसी बातें थीं जो उस वक्त के हिसाब से तो वाकई क्रांतिकारी थी। जैसे एक तो विवाह और तलाक। पहली बार महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही कुछ तय आधारों पर तलाक लेने का साफ कानूनी अधिकार दिया जा रहा था। अच्छा। पहले ये अधिकार ज्यादातर पुरुषों के पास ही था। फिर संपत्ति का अधिकार, ये शायद सबसे बड़ा बदलाव था। हाँ, ये तो बहुत सुना है। हाँ, बेटियों को पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा। सोचिए जरा, उस पितृसत्तात्मक समाज पर ये कितना सीधा हमला था, जहाँ संपत्ति मतलब पुरुषों का हक। बिल्कुल। फिर गोद लेने का अधिकार यानी अडॉप्शन, महिलाओं को भी आजाद रूप से बच्चा गोद लेने का कानूनी हक दिया गया। इससे उन्हें परिवार में ज्यादा स्वतंत्रता मिलती। और एक और चीज थी शायद, भरण पोषण। हाँ, भरण पोषण यानी मेंटेनेंस। तलाक या पति से अलग होने पर महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का कानूनी अधिकार दिया गया, ताकि वो एकदम से बेसहारा ना हो जाएं आर्थिक रूप से। ये सब बातें आज हमें शायद सामान्य लगें, लेकिन उस दौर में तो यकीनन ये समाज को हिला देने वाली रही होंगी। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि इसका विरोध भी बहुत हुआ था। जबरदस्त विरोध। ये शायद बहुत हल्का शब्द है इसके लिए। समाज के जो पारंपरिक और रूढ़िवादी तबके थे, कई धार्मिक नेता और यहाँ तक कि उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर से भी भारी विरोध हुआ। अच्छा। हाँ, संसद के अंदर भी बाहर भी। इसे हिंदू धर्म और संस्कृति पर हमला बताया गया। बाबा साहेब ने इसे पास कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो इसे महिलाओं की इज्जत और बराबरी के लिए जरूरी मानते थे। और जब ये बिल पास नहीं हो पाया तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया थी या इसके कुछ गहरे मायने थे? नहीं, ये महज राजनीतिक प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं थी। जब उन्हें लगा कि सरकार इस बिल को उसके असली रूप में पास करने के लिए तैयार नहीं है, इसे टाला जा रहा है, तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये कदम उनके अटूट इरादे को दिखाता है। यहाँ एक गहरी बात यह है कि अंबेडकर के लिए ना, महिलाओं का न्याय, उनके अधिकार, ये सिर्फ कानूनी सुधार का मामला नहीं था। ये उनके लिए सामाजिक न्याय और मानवाधिकार के बुनियादी सिद्धांत थे। सही बात है। जिसके लिए वो अपना मंत्री पद तक छोड़ने को तैयार थे। ये उस दौर में एक असाधारण नैतिक स्टैंड था, आप सोच सकती हैं। उनका इस्तीफा वाकई उनके सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा दिखाता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या उनका ये प्रयास, ये बिल पूरी तरह फेल हो गया? क्या सारी मेहनत बेकार गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। भले ही वो बिल एक साथ पास नहीं हुआ उस वक्त, लेकिन बाबा साहेब की कोशिश और उनकी दूर की सोच बेकार नहीं गई। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तो उनके इस्तीफे और बिल पर हुई बहस ने देश में महिलाओं के अधिकारों पर एक राष्ट्रीय चर्चा छेड़ दी। ये बहुत जरूरी था। और सबसे अहम बात, बाद के सालों में 1955 और 1956 में उसी हिंदू कोड बिल के जो मुख्य प्रावधान थे ना, उन्हें कई अलग अलग कानूनों के रूप में संसद ने पास किया।
ओह अच्छा। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। तो हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब ने जो बीज बोया था वो आखिरकार फला फूला, भले ही टुकड़ों में ही सही। उनकी सोच आखिरकार साकार हुई और उसने करोड़ों हिंदू महिलाओं की जिंदगी को कानूनी तौर पर बदला। ये जानना बहुत अहम है कि उनकी रखी नींव पर ही बाद में इमारत खड़ी हुई। चलिए अब कानूनी दायरे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक तरफ तो हिंदू कोड बिल घर के अंदर महिलाओं की स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा था जी। वहीं अंबेडकर का ध्यान उन महिलाओं पर भी था जो घर से बाहर निकलकर काम कर रही थी। स्रोत में मातृत्व लाभ अधिनियम का जिक्र है। हाँ, ये भी उनके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजादी से पहले की बात है ये, जब वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य यानी लेबर मेंबर थे। अच्छा। उस दौरान उन्होंने मजदूर वर्ग के भले के लिए कई कदम उठाए और तभी उन्होंने महिला मजदूरों की खास जरूरतों को पहचाना और मातृत्व लाभ अधिनियम ये जैसे कानूनों की जोरदार वकालत की। इस अधिनियम का क्या असर हुआ और क्या ये आज भी उतना ही जरूरी है? असर तो इसका सीधा और बहुत अच्छा हुआ। इसके जरिए जो गर्भवती कामकाजी महिलाएं थीं, उन्हें बच्चे के जन्म से पहले और बाद में कुछ हफ्तों की पेड लीव मतलब तनख्वाह के साथ छुट्टी पाने का कानूनी अधिकार मिला। सोचिए जरा, उस समय में जब महिला मजदूरों की हालत अक्सर बहुत खराब होती थी, उन्हें कमजोर समझा जाता था, ये कितना आगे का कदम था। हाँ, बात तो सही है। इसने न सिर्फ महिलाओं को डिलीवरी के शारीरिक और मानसिक तनाव से उभरने के लिए जरूरी आराम दिया, बल्कि उनकी नौकरी और आमदनी की सुरक्षा भी पक्की की। ये भारत में महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य, सम्मान और आर्थिक आजादी की दिशा में एक मील का पत्थर था। इसने काम की जगहों पर महिलाओं की भागीदारी को आसान बनाने की नींव रखी, जिसका महत्व तो आज भी हम समझते ही हैं। वाकई दूरदर्शिता इसी को कहते हैं, भविष्य की जरूरतें पहले ही समझ लेना। अच्छा, कानूनी और आर्थिक अधिकारों के बाद अब बात करते हैं राजनीतिक समानता की। संविधान निर्माता के तौर पर बाबा साहब की भूमिका तो खेल इतिहास में दर्ज है। क्या संविधान के जरिए भी उन्होंने महिलाओं की बराबरी पक्की करने के खास प्रयास किए? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पक्का किया कि भारत का संविधान लैंगिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित हो। जी। उन्होंने कई ऐसे प्रावधान शामिल करवाए जिन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर नागरिक का दर्जा दिया। जैसे एक तो समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14। हाँ, राइट टू इक्वालिटी। बिल्कुल, ये मौलिक अधिकार साफ कहता है कि कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं और राज्य किसी भी नागरिक के साथ लिंग यानी जेंडर समेत किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये महिलाओं की कानूनी बराबरी की गारंटी बन गया। और वोट देने का अधिकार? हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आजादी मिलते ही भारत ने बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। ये उस समय एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। सही में? हाँ, क्योंकि दुनिया के कई विकसित कहे जाने वाले देशों ने भी तब तक अपनी सभी महिला नागरिकों को ये अधिकार नहीं दिया था। इसने महिलाओं को देश की राजनीति में सीधी भागीदार बनाया। और वो समान काम समान वेतन वाली बात? हाँ, समान काम के लिए समान वेतन। हालांकि इसे मौलिक अधिकार की जगह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया, पर यह सिद्धांत यानी अनुच्छेद 39D ये स्थापित करता है कि राज्य पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन पक्का करने की दिशा में काम करेगा। ये काम की जगह पर होने वाले लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण वैचारिक और नैतिक निर्देश था। तो ये सिर्फ कागजी अधिकार नहीं थे, ये महिलाओं को सत्ता और फैसलों में बराबरी की हिस्सेदारी दिलाने की एक ठोस बुनियाद रख रहे थे। बिल्कुल। कानून, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक अधिकार, लेकिन अंबेडकर शायद जानते थे कि असली लड़ाई कहीं और भी है, सामाजिक सोच। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाबा साहब इस बात को बहुत गहराई से समझते थे कि सिर्फ कानून बना देना या राजनीतिक अधिकार दे देना ही काफी नहीं है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, जब तक वो मर्दों वाली मानसिकता, पितृसत्ता उसकी जड़ें कमजोर नहीं होंगी, तब तक असली बराबरी नहीं आ सकती। और इस सामाजिक और मानसिक क्रांति के लिए वो शिक्षा को सबसे ताकतवर हथियार मानते थे। शिक्षा पर उनके जोर के बारे में स्रोत भी बताता है। क्या नजरिया था उनका इस पर? उनका पक्का विश्वास था कि शिक्षा ही है जो महिलाओं को अंधविश्वास, दकियानुसी रिवाजों और सामाजिक बुराइयों के बंधनों से आजाद करा सकती है। कैसे? देखिए, पढ़ी लिखी महिला न सिर्फ अपने अधिकारों के बारे में जानेगी, बल्कि वो तर्क करना सीखेगी, सवाल पूछना सीखेगी और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना सीखेगी। वो मानते थे कि शिक्षा महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करती है।
जो किसी भी बाहरी मदद से ज्यादा जरूरी है। सामाजिक कुरीतियों का खुलकर विरोध किया जो महिलाओं के जीवन को नुकसान पहुंचा रही थी। हाँ, उन्होंने कई ऐसी प्रथाओं का जोरदार विरोध किया जो महिलाओं के शोषण और उनके दमन का प्रतीक थीं। इनमें बाल विवाह सबसे प्रमुख था, जो लड़कियों को बचपन में ही पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के मौकों से दूर कर देता था और उनकी सेहत के लिए भी खतरनाक था। इसके अलावा दक्षिण भारत में चलने वाली देवदासी प्रथा, हाँ सुना है इसके बारे में, जिसके तहत लड़कियों को धर्म के नाम पर मंदिरों में छोड़ दिया जाता था और फिर उनका शोषण होता था, उसका भी उन्होंने कड़ा विरोध किया। वो इन प्रथाओं को महिलाओं की गरिमा पर सीधा हमला और उनके मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन मानते थे। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत में उनकी इस सोच का जिक्र है कि महिलाओं को अपनी बेड़ियां खुद तोड़नी होंगी। इसका क्या मतलब है? ये बाबा साहेब की सोच का एक बहुत अहम पहलू है। वो बाहरी सुधारों के साथ साथ महिलाओं की अंदरूनी जागृति पर बहुत जोर देते थे। अच्छा। उनका मानना था कि सच्चा सशक्तिकरण, सच्ची एम्पावरमेंट थोपी नहीं जा सकती, वो अंदर से आती है। कानून, समाज सुधार, बाहरी मदद, ये सब अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन ये तभी पूरी तरह कामयाब होंगे जब महिलाएं खुद जागरूक होंगी, जब वो अपने आत्मसम्मान को पहचानेंगी और अपने ऊपर सदियों से लादी गई सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए खुद उठ खड़ी होंगी। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा का आह्वान था। मतलब वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं सिर्फ मदद मांगने वाली बनी रहें। बिल्कुल, वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं केवल अधिकारों की भीख मांगने वाली या दया की पात्र बनी रहें, बल्कि वो अपने भाग्य की निर्माता बने। उनका संदेश था कि आजादी का रास्ता संघर्ष से होकर गुजरता है और ये संघर्ष महिलाओं को खुद लड़ना होगा। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें तो कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए एक चौतरफा लड़ाई लड़ी। उन्होंने कानूनी हथियार बनाए, आर्थिक सुरक्षा दी, राजनीतिक भागीदारी पक्की की। जी हाँ। और सबसे बढ़कर सामाजिक सोच बदलने और महिलाओं में आत्मसम्मान जगाने पर जोर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं बल्कि तमाम भारतीय महिलाओं के लिए सम्मान, अधिकार और समानता की एक मजबूत, टिकाऊ और बहुत व्यापक नींव रखी। चाहे वो हिंदू कोड बिल से पारिवारिक जीवन में क्रांति लाने की कोशिश हो, मातृत्व लाभ से कामकाजी महिलाओं को सहारा देना हो, या फिर संविधान के जरिए बराबरी का मौलिक अधिकार पक्का करना हो, उनके योगदान ने आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में एक निर्णायक, ऐतिहासिक और दूरगामी भूमिका निभाई है। आज की इस बातचीत से एक विचार मन में आ रहा है। बाबा साहेब ने कहा था कि महिलाओं को अपनी बेड़ियां खुद तोड़नी होंगी। हाँ, आज के भारत में ये बात कितनी जरूरी लगती है और आज वो कौन सी नई, शायद अदृश्य सी बेड़ियां हैं, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, जिन्हें तोड़ने की जरूरत अभी भी बाकी है। ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकें।